इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल का मुखिया आतंकी सलाउद्दीन एक बार फिर पाकिस्तान में दिखा है। सलाउद्दीन हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज आलम के जनाजे में शामिल हुआ। रावलपिंडी में कल इम्तियाज की हत्या हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हिजबुल चीफ सलाउद्दीन इन दिनों पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मंगलवार को सैयद सलाउद्दीन हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज के जनाजे में शामिल हुआ। रावलपिंडी में आतंकी इम्तियाज आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिजबुल के टॉप कमांडर की हत्या के बाद आतंक का आका सलाउद्दीन भी सामने आया। आतंकियों के घेरे के बीच सलाउद्दीन काफी देर तक खड़ा रहा और माइक पर तकरीरें की। जाहिर है आतंक का ये आका अपने टॉप कमांडर की हत्या से बौखलाकर इस जनाजे में शामिल होने बाहर आया है। हिजबुल कमांडर इम्तियाज आलम की हत्या के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तहरीके तालिबान का अगला टारगेट हिजबुल चीफ सलाउद्दीन तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा बढ़ा दी है और उसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। हिजबुल का मुखिया आतंकी सलाउद्दीन एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आया है। सलाउद्दीन हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज आलम के जनाजे में शामिल हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रावलपिंडी में कल इम्तियाज की हत्या हुई। इसके बाद से ही वहां जिन आतंकियों ने पनाह ली हुई है उन सभी में दहशत है। अब उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर भेज रही है पाकिस्तानी आर्मी। हिजबुल कमांडर की हत्या से घबराया पाकिस्तान। आतंक के आकाओं के लिए सेफ हाउस का कर रहा है इंतजाम। पाकिस्तान ने मसूद अजहर और हाफिज सईद की बढ़ाई सुरक्षा। आतंक को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले ही बेनकाब हो चुका है, लेकिन दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आतंक के आकाओं का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए पिछले कुछ समय से जिन आतंकियों को जेल में सुरक्षा घेरे में रखे हुए था, अब उसे उन आतंकियों की मौत का खौफ सताने लगा है। रावलपिंडी में हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज की हत्या ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर के चीफ हाफिज सईद को रातों रात सेफ हाउस में भेजने का फैसला किया है। तो पाकिस्तानी आवाम की जुबानी पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे एक पाकिस्तानी सांसद का कबूलनामा जिसमें वो मान रहा है कि उसका देश गुलाम हो चुका है। यही नहीं, सांसद ने पाकिस्तान के पतन की भविष्यवाणी भी कर दी है। उनके शराइत मान लिए, कल वो कहेंगे कि इतने अरब डॉलर आप ले लें और ये एटमी कुव्वत जो है हमारे हवाले कर दें और उसके 4 महीनों बाद फिर पाकिस्तान का सत्यानाश होगा। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वहां का सांसद खुद ये भविष्यवाणी कर रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का सत्यानाश होने वाला है और इस भविष्यवाणी का आधार है IMF से पाकिस्तान की डील। अब्दुल अकबर त्रिकाली नाम के इस पाकिस्तानी सांसद ने दुनिया के सामने माना कि पाकिस्तान कोई आजाद मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान IMF का गुलाम बन चुका है। जनाब स्पीकर, आपको भी और मुझे भी 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को, हमारे वजीर आजम को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हमारे चीफ जस्टिस को, हमारे तमाम इदारों को अपना गुलाम बनाने के लिए ये IMF तश्कील दी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान, इन तीनों से पाकिस्तानी अवाम नाराज है क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से IMF का हंटर चला है। पाकिस्तान में अब राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ भी माहौल बनने लगा है। आज हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों इस हालत पे पहुंचा है, मईशत का क्यों हाल है, मुआशरा क्यों बिखरा हुआ है, क्यों कोई काबू में नहीं है कोई चीज, क्यों हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। डिफॉल्ट सिर्फ मईशत नहीं होगी, पाकिस्तान ना खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो जाए। सुना आपने, पाकिस्तान के थिंक टैंक, एक्सपर्ट्स और रसूखदार चेहरे भी डरे हुए हैं। उन्हें खौफ है कि कहीं पूरा का पूरा पाकिस्तान ही तबाह ना हो जाए। पाकिस्तान की आवाम और गिने चुने एलीट वर्ग का ये डर लाज़मी है क्योंकि पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स पर खुद राष्ट्रपति पर कई बार संविधान की धज्जियां उड़ाने का सबूत पेश किया जा रहा है।
ये सदर साहब ऐसे हैं जिन्होंने गैर आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर करने की कोशिश की, कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। इन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन के कानून में तरीक़ेकार में तब्दीली की कोशिश की। मैं खुद उसमें पटिशनर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको बाहर फेंक दिया। पाकिस्तान में सरकार और संस्था कहीं ऐसा एक नाम नहीं है जिस पर मुल्क को एतबार हो। करप्शन के ऑलराउंडर चैंपियनों ने जिन्ना लैंड के पतन का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान को सत्ता में बनाए रखने के लिए उनकी बेगम बुशरा तंत्र मंत्र और जादू टोने का भी सहारा लेती थी। अब इन्हीं बुशरा बीबी की वजह से इमरान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आज से इमरान खान की जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है। इमरान इस चुनावी हथकंडे को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, लेकिन इससे पहले इमरान और उनकी बेगम के लिए बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी है। नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की तलबी का समन भी जारी। फवाद चौधरी, शाह महमूद, परवेज खटक को भी नैब ने तलब कर लिया। नैब का तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए टीम को जल्द दुबई भी भेजने का फैसला। इमरान खान पर विदेशी वीवीआईपी मेहमानों से मिले उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है, जिसमें उनकी पत्नी बुशरा बीवी को मास्टरमाइंड माना जाता है। इमरान के करीबियों पर भी नैब ने तोशाखाना विवाद में शिकंजा कसा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तलबी का समन भी जारी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को भी नैब ने तलब कर लिया। और न्यूज एंड व्यूज में एक अहम खबर भी आपको बता दें। देखिए, बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के बरखान जिले में मां और 2 बेटों की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। भुखमरी की मार के बीच हत्याओं से लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। बलूचिस्तान के बरखान जिले में एक मां और उसके 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मच गया है। शव लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को बताने के लिए काफी है। दरअसल बलूचिस्तान के बरखान में एक कुएं में 3 शव मिले। पुलिस ने जब शव कुएं से बाहर निकाला तो तीनों शवों पर गोलियों के निशान मिले। लोगों ने इन हत्याओं के पीछे बलूचिस्तान के मंत्री का हाथ होने का शक जताया। लोगों का आरोप है कि इन लोगों को मंत्री के निजी जेल में रखा गया था, जिसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। आरोप ये भी है कि कुछ और लोग मंत्री की निजी जेल में कैद हैं। हालांकि मंत्री सरदार अब्दुल रहमान खेतान ने आरोपों को खारिज कर दिया है। गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। भारत से लेकर पाकिस्तान तक लोग जावेद अख्तर के लेटेस्ट बयान को सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में घुसकर शब्दों से जावेद अख्तर की सर्जिकल स्ट्राइक आप भी देखिए। जावेद अख्तर फैज लिटरेचर फेस्टिवल में शरीक होने लाहौर गए थे। जाहिर है भारत पाकिस्तान के रिश्तों की भी बात आई, लेकिन जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के मन से ही पाकिस्तानियों को ऐसा आईना दिखाया कि वो लंबे समय तक याद रखेंगे। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। लाहौर के इस मंच से जावेद अख्तर इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को हिदायत भी दे आए कि भलाई इसी में है कि सुधर जाओ। ये मोहब्बत बहुत हो गई, आदतें सदियों से बिगड़ी हुई, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। कभी तलकी से, कभी तंज से, कभी इशारों में लाहौर के मंच से जावेद अख्तर बहुत कुछ कह गए और जाते जाते वो जो शेर कह गए उसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई दी। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूं, वापस तो आकर देखिए। यूपी में नेपाल बॉर्डर से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला है कि वो भारत की जासूसी कर रहा है। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आया ये शातिर कोई सामान्य अपराधी नहीं है, बल्कि ये चीन का शातिर जासूस है। चीन के जासूस को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है।
यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी से जिस चीनी जासूस को गिरफ्तार किया उसका नाम वोंग है। पुलिस के मुताबिक वोंग 3 दिन भारत में रहकर जासूसी का काम कर रहा था। 18 फरवरी को संदिग्ध गतिविधियों की वजह से वोंग को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वोंग को कोर्ट में पेश किया। चीनी जासूस को 24 फरवरी तक रिमांड में भेजा गया है। पूछताछ में खुलासे के बाद पुलिस ने वोंग पर कई संगीन धाराएं लगाई, जिसमें एक्ट ऑफ वॉर की धारा भी शामिल है। पूछताछ में निकला है जो साक्ष्य के आधार पर 121A और 121 IPC की धाराएं बढ़ाई गई है। दोनों धाराएं गंभीर हैं। भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, युद्ध में शामिल होना, ये सब धाराएं हैं। यानी वोंग हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। एक तरफ चीन सीमा पर लगातार नापाक हरकत कर रहा है और दूसरी तरफ बॉर्डर वाले इलाके में जासूसी भी कर रहा है। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़े उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बड़ी खबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। जासूसी कांड में जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में जासूसी कांड में अब जांच होगी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। फीडबैक विभाग के द्वारा जासूसी करवाए जाने का आरोप है, राजनीतिक जासूसी करवाए जाने का आरोप है, जिस मामले में अब गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस पूरे मामले में अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जब से ये जानकारी बाहर आई थी कि दिल्ली सरकार के फीडबैक विभाग के द्वारा राजनीतिक जासूसी करवाई गई है, जब ये आरोप लग रहे थे उसके बाद से ही लगातार राजनीति बहुत तेज हो गई थी, जांच की मांग उठ रही थी और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं गृह मंत्रालय ने इस पे अनुमति दे दी है कि जो स्नूपिंग का केस सामने जी नीरज, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, नीरज से भी हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। न्यूज एंड व्यूज में इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, यूपी के हाथरस से बड़ी खबर है, जहां NH 93 पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मिनी ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई है और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और हादसे के वक्त मिनी ट्रक में करीब 198 से 200 लोग सवार थे और ये सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिनी ट्रक की टक्कर हो गई। माफ कीजिएगा, 19 से 20 लोग मिनी ट्रक पर सवार थे, जो जानकारी मिली है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ये बड़ा अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। NH 93 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यूपी में हाथरस के पास मिनी ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई है, इसमें 4 लोगों की जान चली गई है। बात अब खेल जगत से जुड़ी। देखिए, जंग के मैदान से लेकर चलते हैं आपको क्रिकेट के मैदान तक। कल यानी 23 फरवरी को भारतीय महिला टीम इतिहास रचने के कदम करीब होगी, जब T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में वो टकराएगी ऑस्ट्रेलिया से। कल महिला T20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से भिड़ी। पाकिस्तान के लिए ये मैच सम्मान की लड़ाई थी, लेकिन इस मैच से ये फैसला होना था कि सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर किससे होगी। इंग्लैंड की महिला टीम ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि इस हार की टीज पाकिस्तानियों के जहन में हमेशा कायम रहेगी। 20 ओवर के मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रनों से पीटा। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पूरे 20 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। डैनी व्याट ने 59 और नेटली सीवर ने 81 रन जड़े। जवाब में पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर खेले, लेकिन सिर्फ 99 रन ही बना पाई। 114 रन की बम्पर जीत के साथ इंग्लैंड ने ग्रुप 2 में टॉप किया। भारत इसी ग्रुप में दूसरे नंबर पर है, इसलिए भारत की भिड़ंत ग्रुप 1 की टॉप टीम से होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। इंतजार है कल का, जब केपटाउन में हरमनप्रीत कौर की धाकड़ लेडी ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट पाने के लिए उतरेगी। भारत की टीम एक बार फिर इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाई है, इसलिए हरमनप्रीत कौर के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की कीमत चुका रहा है। हमले पहले भी रूस में प्रतिबंध लगाए और अगले हफ्ते और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने यह भी कहा है कि रूस को मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कीमत चुकानी होगी। वहीं 2 दिन बाद यूक्रेन रूस की जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पुतिन के तेवर अब भी गर्म है और वॉर जोन में यूक्रेन भी डटा हुआ है।
ढलती शाम को विनाश की अग्नि से रोशन करने का ये अंदाज है यूक्रेनी एयरफोर्स का। डोनबास रीजन में रूसी ठिकाने पर इस अटैक हेलीकॉप्टर ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और यह हमला किया यूक्रेन की 16वीं आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने। जमीन पर भी यूक्रेन जंग में जान झोंके हुए है। रेड आर्मी के अड्डों पर यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स आर्टिलरी अटैक कर रही है। ये वीडियो भी डोनेट्स्क का ही बताया जा रहा है। ये वो वॉर जोन है जहां यूक्रेन के सामने रूस और रिबेल आर्मी दोनों की डबल चुनौती है। आसमान और जमीन में यूक्रेनी सेना का दम देखने के बाद अब देखिए ब्लू बैटल ग्राउंड का ये शॉकिंग वीडियो। एक रूसी बोट पर ड्रोन से बम गिराया जाता है। जैसे ही बम का संपर्क बोट से होता है, एक तेज धमाका होता है और बोट से ज्वाला फूटने लगती है। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और खबर बिहार से। देखिए, बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस टीम पर हुए हमले की बात करते हैं। बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई। युवक की मौत के बाद भारी हंगामा हुआ सीतामढ़ी में। नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, युवक की मौत हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, जिससे लोग नाराज थे, जिसके बाद पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर गांव वालों का हमला। गांव वालों ने एसडीएम और पुलिस वालों को दौड़ाया। पुलिस टीम पर हमले की तस्वीरें बिहार की सीतामढ़ी की है। हमले की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। पुलिस की गाड़ी पर कोई लाठी चला रहा है तो कोई ईंट पत्थर मार रहा है। पुलिस का ड्राइवर जान बचाने के लिए गाड़ी इधर उधर भगा रहा है, फिर भी लोग पीछा नहीं छोड़ते। एक और तस्वीर देखिए। पुलिस वाले एक महिला को लेकर दौड़ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन उनके पीछे गांव वालों की भारी भीड़ दौड़ती हुई नजर आ रही है। हर किसी के हाथ में लाठी डंडा है। बीच बीच में लोग पुलिस वालों पर डंडे भी बाजते हैं। इस हंगामे के बीच एसडीएम साहब की गाड़ी भी नजर आती है। पुलिस वाले एसडीएम की गाड़ी को चारों तरफ से सुरक्षा देकर निकालने की कोशिश करते दिखे। सीतामढ़ी के भिट्रा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया और जब पुलिस वहां रास्ता खाली कराने पहुंची तो फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात सीरिया की। देखिए, सीरिया में भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई है। एबीपी न्यूज आपको सीरिया में तबाही की हर तस्वीर लगातार दिखा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इदलिब के बाद अब लताकिया पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं लताकिया में तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट। सीरिया के लताकिये का जावले है और जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, ये मलबे का पूरा ढेर है और किस भीषण तरीके से यहाँ भूकंप की त्रासदी हुई है। यहाँ पहुँच करके इस बात की हम तस्दीक कर सकते हैं। कैमरा पैन होगा और आपको तबाही की तस्वीर हर तरफ दिखाई देगी। एक के बाद दूसरी इमारतें यहाँ पर गिरी हैं। अब मैं इसके टॉप से आपको इसके ऊपर चढ़ करके एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो भूकंप है ये कितना भयानक भूकंप। ये देखिए, इसके टॉप पर मैं पहुंच गया हूं और यहाँ से मुझे दिखाई पड़ रहा है ये जो छत है ये पूरा इसमें क्रैक है, ये कभी भी टूट सकती है। और सामने की ओर मुकेश दिखाएगा, ये जो छत लटकी हुई है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से पूरी की पूरी इमारत लटक गई है और ये सब इमारतें बेहद ही खतरनाक हो चली हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। यहाँ तक मदद पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, सीरिया के लताकिया में पोर्ट सिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ऐसी कोई इमारत नहीं बची जिसमें दरारें ना हो। कई इमारतें पूरी तरह गिर चुकी है। पोर्ट सिटी में अब तक 100 लोगों की मौत हुई है। जिंदगी किस तरह से बदलती है और किस तरह से जिंदगी की तस्वीर में बदलाव आते हैं, ये हमको इस सीरिया के जो ये लताकिया इलाका है यहाँ के जावले में आके लग रहा है। देखिए, जहाँ पर ये बच्चे इस तरह से झूला झूल रहे हैं, इसके ठीक बगल में एक बेहद ही भयानक मंजर है और वो दिखाना इसलिए ज़रूरी है, इस तस्वीर के साथ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी किस तरह से बदलती है। देखिए, यहाँ पर इमारत है, ये किस तरह से इसके अंदर क्रैक आए हैं और किसी भी वक्त ये इमारत भरभरा के गिर सकती है। इसकी ये गति हो गई है, इसके भीतर भी जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। और ये पड़ोस की इमारत देखिए, ये वाली, ये भी, इसमें भी इस तरह से क्रैक आ गए हैं कि ये कभी भी गिरने की कगार पर है। ये 7.8 हेक्टेयर का जो भूकंप आया है उससे ये जो पोर्ट सिटी है
लताकिया यहाँ की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, उसमें ये भयानक तबाही के निशान मिलते। सीरिया के लताकिया में भूकंप के बाद कब्र की कई कतारें बन गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह से पुराना कब्रिस्तान भर गया है और नई कब्र यहां बनानी पड़ी है। ग्राउंड जीरो से देखिए अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट। सीरिया के लताकिया में ये असमय बनी हुई कब्रें हैं। इनके बनने का अभी समय नहीं हुआ था, लेकिन भूकंप के भयानक झटके ने इनको इनके हिस्से की जमीन दे दी। चूंकि ये कब्रिस्तान जो पड़ोस का है ये भर चुका है, इसलिए यहाँ पर एक अस्थायी तौर पर ये कब्रें तैयार की गई हैं। और आप देखिए यहाँ पर इनमें सब में नाम लिखे हुए हैं। और अभी इस भूकंप में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको यहाँ पर सम्मानपूर्ण तरीके से एक तरह से जो अंतिम रस्म और रवायत होती है उसके तहत यहाँ पर दफनाया गया है। इन्हें कहने को तो ताज़ी कब्रें भी कह सकते हैं, लेकिन कब्रें कभी ताज़ी नहीं होती। हाँ, जो ज़ख्म उनके साए में दफन होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ताज़े होते हैं। लताकिया के इस पोर्ट सिटी में आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 100 मौतें हुई हैं, लेकिन अनाधिकारिक जो हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। बात अब लखनऊ की कर लेते हैं, जहां वकीलों ने हंगामा किया है। लखनऊ के विभूति खंड में वकीलों ने थाने में घुसकर भारी हंगामा किया है। थाने के भीतर वकीलों के हंगामे की तस्वीरें लखनऊ के विभूति खंड इलाके की है। बड़ी संख्या में वकील थाने के भीतर हाथापाई की कोशिश की। कुछ लोग शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वकीलों का गुस्सा ऐसा कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 मिनट के इस वीडियो में सिर्फ हंगामा ही हंगामा है। हंगामा वकीलों से जुड़ा है और थाने के भीतर हो रहा था, लिहाजा पुलिस वाले समझाने बुझाने और वीडियो बनाने में जुटे रहे। हंगामा करने वाले वकीलों ने वीडियो बना रहे पुलिस वालों पर भी अपना गुस्सा उतारा। कानून के हर दांव पेच में माहिर इन वकीलों को तो जैसे कानून की ही कोई फिक्र नहीं थी। पूरा मामला एक हादसे से जुड़ा है। बताया ये जा रहा है कि एक वकील की गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसको लेकर वकील और दूसरा पक्ष थाने पहुंचा और फिर जो कुछ हुआ तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। फिलहाल पुलिस वालों ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामला रफा दफा किया है। और अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो कितने बेखौफ हैं, उसका ट्रेलर देखिए इस रिपोर्ट में। इस वीडियो का एक एक फ्रेम गाजियाबाद पुलिस के लिए शर्म की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच बाजार अपराधी चेहरा ढककर घूमते हैं, वो भी हथियार लेके, और लूट की कोशिश करते हैं। बड़े आराम से भाग निकलते हैं, मानो इन्हें पता ही हो कि पुलिस तो यहाँ आएगी ही नहीं। वीडियो गाजियाबाद के बेहद व्यस्त इलाके जागृति विहार का है, जहाँ एक ज्वेलर्स की दुकान में 4 हथियारबंद बदमाश लूट के इरादे से घुसे। दुकान का मालिक बाहर खड़े होकर पानी पी रहा था। लुटेरे से उसकी हाथापाई हुई। शोर मचता देखकर लुटेरे भाग जाते हैं। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र स्थित जागृति विहार में एक मां भवानी ज्वेलर्स करके दुकान है, जिसमें शाम 5:30 बजे 4 नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि एक बदमाश के हाथ में एक असलाहा भी था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उनके भाई मुसीबत बन गए हैं, तो कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए उनके भांजे ने आफत खड़ी कर दी है। देखिए। बोले जांच करवाना, तुम तो तेरी मीडिया जांच करवा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बदजुबानी और बदसलूकी करता ये शख्स कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का भांजा है। वही प्रदीप मिश्रा जिन्होंने बिना तैयारी के रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया। भीड़ में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए। लेकिन ताजा मामला पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर से जुड़ा है, जिस पर एक महिला ने मारपीट का गंभीर आरोप लगाते हुए मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता ने कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर प्रदीप मिश्रा से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश है। वो तो क्रम लोगों का चालू है, सनातन धर्म को बदनाम करने का। ये तो शुरू से चला आ रहा है, तो आज भी वही क्रम चालू है। लेकिन पंडित जी के भांजे से जब हमने सवाल किया तो वो सलीका भूल बैठे। बोले जांच करवाना, तुम तो तेरी मीडिया जांच करवा। बोले जांच करवाना, तुम तो तेरी मीडिया जांच करवा।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिवानी कांड की, जहां आरोपी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मानेसर के बाद आज पलवल में गौ रक्षा दल की महापंचायत बुलाई गई है। इस वायरल पोस्टर को गौर से देखिए। आज सुबह 10 बजे हरियाणा के पलवल में एक महापंचायत बुलाई गई है। पता भी लिखा है। दावा है कि महापंचायत विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुलाई गई है। भिवानी में जलती बोलेरो में मिली 2 लाशों वाले कांड में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू संगठन अब महापंचायतें लगा रहे हैं। कल मानेसर के बाबा भीष्म मंदिर में महापंचायत लगी थी और आज पलवल के अनाज मंडी में हिंदू संगठनों का मानना है कि इस केस में आरोपियों को फंसाया जा रहा है। वहीं इस मामले की अन्य आरोपी श्रीकांत पंडित की पत्नी से राजस्थान पुलिस के जवानों की कथित मारपीट ने तूल पकड़ लिया है। हरियाणा पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं आरोपी श्रीकांत ने सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करके खुद को बेकसूर बताया है। मेरे साथ बहुत बर्बरता हो रही है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर इस कांड में दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। जब मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है और क्यों मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा बार बार। बीजेपी समेत सभी सियासी दल मिशन 2024 में जुटे हैं। चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त भले ही हो, लेकिन भविष्यवाणियां अभी से शुरू हो गई है। 20 को भी छोड़िए, 28-30 को में भी मोदी ही रहेंगे। ये है पायलट बाबा। सियासत की बात हो और बाबा के मुख से भविष्यवाणी न निकले, ये भला कैसे हो सकता है। पायलट बाबा ने अगले 2 लोकसभा चुनावों तक मोदी राज की भविष्यवाणी की है। कुछ भी हो जाए, मोदी ने इनका कोई ऐसा अगेंस्ट में हिंदुस्तान में नेता नहीं पैदा हुआ है जो विरोध में खड़ा हो जाए। हालांकि मिशन 2024 को लेकर एक भविष्यवाणी नागालैंड में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की है। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. Let 100 Modis of Shah come. हालांकि पायलट बाबा विपक्षी नेताओं को लेकर क्या बोले हैं, ये भी सुन लीजिए। कोई विरोध में ऐसा नेता ही नहीं है। अब सोनिया की, प्रियंका की, राहुल की इतनी योग्यता भी नहीं हुई। अभी नेता बनने में उनको 10 साल लगेगा। फिलहाल इन भविष्यवाणियों में कितना दम है, इसके लिए चुनाव का इंतजार करना होगा। जम्मू के रामबन में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है। रास्ते में 2000 से ज्यादा गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई हैं। भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें रामबन से आई है, जहां पहाड़ की चोटियों से अचानक चट्टानें टूटकर गिरने लगी। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, हाईवे पर बड़ी संख्या में गाड़ियां मौजूद थी। पहले भी इस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से रास्ता साफ करने का काम चल रहा था और इस बीच अचानक फिर पहाड़ भरभरा कर गिरने लगे। भूस्खलन की वजह से कुछ जेसीबी मशीनें मलबे की चपेट में आ गई। रामबन में हुई लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने की वजह से 2000 से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में फंस गई, जिससे हजारों लोगों के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई। रामबन में फंसे यात्रियों के लिए प्रशासन ने खाने पीने का इंतजाम किया है। हालांकि लैंडस्लाइड सिर्फ रामबन में नहीं हुआ, बल्कि कई और जिलों में पत्थर टूटकर गिरने से रास्ते बंद हो गए। खासकर NH 44 पर जाने से पहले प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें। न्यूज एंड न्यूज में अब खबर बिहार से। देखिए, बिहार की सियासत में तेजस्वी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी विधायक ने दावा किया है कि होली के बाद तेजस्वी बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में महागठबंधन सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। किसी को ये लगे न लगे, आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ता तो ये मानकर चल रहे हैं और अब तो आरजेडी नेताओं ने मुहूर्त भी निकाल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे और हम चाहेंगे कि तेजस्वी देश का नेतृत्व करें और देश के प्रधानमंत्री बने और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जन जन की आवाज तेजस्वी यादव। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद वादा किया है कि आने वाले समय में तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाएंगे। आरजेडी के मुताबिक वक्त आ गया है, लेकिन जेडीयू की अध्यक्ष को ऐसा नहीं लगता। निर्णय तो 2025 में होगा, चुनाव जब घोषित होगा तब ना होगा कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है कि हम लोग घोषणा कर दें कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़, कोई विरोधाभास।
बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर की, जहां अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियार बनाने का ये सारा साजो सामान बिहार के समस्तीपुर में पकड़ा गया है। तस्वीरों में नजर आ रहे इन पिस्टल के पार्ट्स को जोड़कर क्राइम का दुनिया में नई खेप भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन कोलकाता एसटीएफ की सूचना पर बिहार पुलिस ने समस्तीपुर की इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी संख्या में हथियार और हथियार बनाने के सामान जब्त कर लिए। इस कार्रवाई में बिहार के कई जिलों की पुलिस शामिल रही। रेड के क्रम में ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे एक राजेश कुमार नाम का लोकल व्यक्ति है, जिसने अपनी बिल्डिंग के हिस्से में एक अवैध फैक्ट्री, मिनीगन की फैक्ट्री चला रहा है। तो गिरफ्तार किया गया राजेश कुमार को। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। तो टोटल 7 गिरफ्तारी हुई हैं। रिलेवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज हो गई है। 7 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समस्तीपुर के जिस वीरपुर गांव में अवैध हथियारों की फैक्ट्री जब्त की गई, वहां अक्सर पुलिस की पेट्रोलिंग होती रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये स्थानीय पुलिस वालों की मदद से मौत का सामान बनाया जा रहा था? आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में आया नजर। आतंकी बशीर अहमद के जनाजे में हुआ शामिल। कश्मीर का सबसे खूंखार आतंकी बशीर अहमद पाकिस्तान में ढेर। रावलपिंडी में छिपे बैठे हिजबुल के टॉप मोस्ट कमांडर बशीर की गोली मारकर हत्या। कश्मीर में आतंक फैलाने का जिम्मेदार था आतंकी बशीर। नमाज पढ़ने के बाद एक दुकान पर खड़ा था बशीर, तभी 2 हमलावरों ने बनाया निशाना। सीरिया की पोर्ट सिटी लताकिया के जबले में भूकंप से भीषण तबाही। लताकिया पहुंचे एबीपी न्यूज। यहां अब तक 100 लोगों की मौत। उत्तराखंड के जोशीमठ में सड़कों पर पड़ी नई दरारें। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से मरवाड़ी के बीच सड़क पर दरारों से प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड में फिर आ सकता है बड़ी तीव्रता का भूकंप। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा भूकंप अब आएगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉनसून सीजन में केदारनाथ यात्रा में बाधक बनने वाले केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोनों का अभी तक नहीं हो पाया है ट्रीटमेंट। दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना, लेकिन दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत। उत्तराखंड के जोशीमठ में बदला मौसम का मिजाज। हिमालय के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी, कई इलाकों में बारिश की बौछारें। उत्तराखंड के देहरादून समेत आसपास के इलाकों में अचानक हुई बारिश, कई इलाकों में ओले भी गिरे। गर्मी के बीच तापमान में गिरावट आई। दिल्ली में अब नहीं चल पाएगी बाइक टैक्सी। बाइक टैक्सी चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। आम लोगों की भी बढ़ेगी परेशानी। कैंसर से लड़ने के लिए चेन्नई के अपोलो कैंसर सेंटर में एक नई तकनीक का आविष्कार। न्यू प्रोटॉन रेडिएशन थेरेपी नाम की इस थेरेपी का कैंसर रोगियों पर पड़ता है बेहतर प्रभाव। उपेंद्र कुशवाहा को नई पार्टी बनाने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश जी के पास अब कुछ बचा नहीं, जनता अब जेडीयू के साथ नहीं। नीतीश का साथ छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे संजय जायसवाल। उपेंद्र कुशवाहा ने तंज किया, नीतीश जी बड़े भाई, जो सीखे वही कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की केंद्र सरकार पर हमला। कहा इस बार के बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला। पटना में मंच से अंग्रेजी में बोलते हुए किसान पर भड़के सीएम नीतीश। पूछा अपने राज्य की भाषा हिंदी को भूल जाइएगा। बिहार के सीतामढ़ी में बेबस नजर आई पुलिस। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर बोला हमला। जान बचाकर भागते नजर आए पुलिस वाले। 3 दिन पहले सीतामढ़ी में मुकेश सहनी नाम के युवक की हुई थी संदेहास्पद मौत। गांव वालों ने इसे हत्या बताकर जाम कर दी थी सड़क। राहुल गांधी आज शिलांग में करेंगे चुनावी रैली। पार्टी उम्मीदवारों के लिए दोपहर 12 बजे मलकी मैदान में रैली करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का शिलांग दौरा। कहा मेघालय में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कहा बीजेपी का मेघालय में जनाधार खत्म हो रहा है। नागालैंड की चुनावी सभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा भले ही 100 मोदी शाह आ जाए, 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद बदरुद्दीन अजमल का पीएम मोदी पर निशाना। कहा उनका असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश है। मौलाना बदरुद्दीन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर एनआरसी और सीए पर दिया है बेहद विस्फोटक इंटरव्यू। पूरा इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर देखिए आज सुबह 10 बजे। प्रयागराज में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। 1 दर्जन मांगों के साथ तमाम यूनियन से जुड़े किसानों ने सिविल लाइंस पर जमकर नारेबाजी की।
नोएडा स्टेडियम चौराहे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बस में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। कोलकाता के मेडिका अस्पताल में लगी आग। चारों तरफ मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, मरीजों को बाहर निकाला गया। लखनऊ के बाद हरदोई में दिखा चलती बाइक पर रोमांस। तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला मित्र को आगे बिठा रखा है, वीडियो वायरल। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल में छात्रों ने गणित का पेपर दिया। 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने छोड़ी 10वीं क्लास की गणित की परीक्षा। इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, हमारी 78 देशों में परियोजनाएं पूरी, हमें ज्यादा विदेशी छात्रों को भारत में आमंत्रित करना होगा। आगरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विरोध पर बोले महंत राजूदास, सनातन और बागेश्वर धाम का विरोध नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा संपत्ति कर। टैक्स नहीं चुकाने पर देना होगा जुर्माना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया विरोध। दिल्ली में 26 फरवरी से मेगा ट्री प्लांटेशन की होगी शुरुआत। 52 लाख पौधे लगाएगी केजरीवाल सरकार। समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। शिकायत में कहा, मुझे बिना किसी नोटिस के निकाला गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पैरोल खत्म, फिर से जेल गए। बेटी की शादी के लिए मिला था पैरोल। जीएम हत्याकांड में काट रहे उम्र कैद की सजा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। इलाके में धारा 144 लगाई गई। पंजाब में 3 मार्च को शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। सदन में 10 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। 11 मार्च से शुरू होगी बजट पर चर्चा। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह ने हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग को किया भंग। अब हिमाचल लोक सेवा आयोग देखेगा भर्ती प्रक्रिया। राहुल गांधी के विमान लैंडिंग मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अजय राय के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। कर्नाटक में जेपी नड्डा ने सिद्धारमैया सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार ने पीएफआई से 175 केस वापस लिए। 1 लाख से ज्यादा कैदियों को जेल से छोड़ा। 25 फरवरी को बिहार के लौरिया में अमित शाह की रैली। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, जो लालू राज का विरोध करेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे एबीवीपी के छात्रों को नहीं मनाने दी गई थी शिवाजी महाराज की जयंती। पीएम मोदी के दिवंगत पिता के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी पर फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा। दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिया था बयान। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, भारतीय राजनीति में गिरावट। सभी दल एक दूसरे पर कर रहे अभद्र टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर ईडी ने पूरी की छापेमारी। देवेंद्र बोले, अधिकारियों को लगातार फोन पर मिल रहे थे निर्देश। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर बोले सीएम भूपेश बघेल, टी लोगों पर 3rd डिग्री का उपयोग कर रही लोगों को रोड से पीटा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रामचरितमानस को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद को बताया सामाजिक आतंकवादी। 2024 चुनावों को लेकर पायलट बाबा की भविष्यवाणी। 2024 ही नहीं बल्कि 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा के हथिन में बजरंग दल और गौरक्षा दल की आज महापंचायत। जुनैद नासिर हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ महापंचायत। राजस्थान पुलिस की गौरक्षकों पर कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठन। पुलिस पिटाई से आरोपी श्रीकांत की पत्नी के गर्भ में ही बच्चे की मौत का आरोप। हरियाणा के मानेसर में हिंदू समाज की महापंचायत। मोनू मानेसर पर किए केस के खिलाफ महापंचायत का आयोजन। मानेसर की महापंचायत में 500 से ज्यादा लोग हुए शामिल। मोनू मानेसर पर हुई एफआईआर रद्द करने और केस की सीबीआई जांच कराने की मांग। राजस्थान के भरतपुर जिले की पुलिस के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी श्रीकांत की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है मुकदमा। राजस्थान के नगीना थाने की पुलिस ने शुरू की जांच। मृतक बच्चे के शव को जमीन से निकालकर कराया पोस्टमार्टम। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया नूंह के मेडिकल कॉलेज पहुंची। श्रीकांत की पत्नी से घटना की जानकारी। दिल्ली में आज होगा नगर निगम के मेयर का चुनाव। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी होगा चुनाव। मेयर के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों की होगी बैठक। बैठक में तय होगी मेयर चुनाव की रणनीति।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्पीकर चुनाव को लेकर जताई आशा, कहा उम्मीद है आज का मेयर चुनाव शांतिपूर्वक होगा। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर होगी। मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किताब का आज होगा विमोचन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। यूपी सरकार आज वर्ष 2023-24 का बजट विधानसभा में पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज 11 बजे बजट पेश करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए योगी सरकार पेश कर सकती है बजट। किसानों और महिलाओं पर फोकस रहने की संभावना। बीजेपी संकल्प पत्र के कई अहम बिंदुओं को छूने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष की इस पर पहले से नजर टेढ़ी है। आज का दिन हंगामेदार होने की संभावना है। बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बजट के आकार को दी जाएगी मंजूरी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, मगर इतना कहूंगा कि अगर उन्हें ज्यादा ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने को तैयार हूं। उद्धव गुट को मिला मशाल चुनाव निशान। बिहार की समता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी, मशाल चुनाव चिन्ह के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद शिंदे के नेतृत्व में हुई शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 6 महीनों के काम पर मंथन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।